डॉक्टर M.K. कौल साहब, शर्मा साहब, विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित किसान भाइयों, अभी सिट्रस के बारे में डॉक्टर कौल साहब ने आपको विस्तार से शुरू से लेके आखिर तक बताया। तो थोड़ा सा हम लोग भी, मैं मांगेणा के अंदर, आपने नाम भी सुना होगा, बहुत से किसान हमारे वहाँ गए भी होंगे। तो ये हमारा जो मांगेणा सेंटर है वो 2008 के अंदर हम लोग इजराइल गए थे, भारत सरकार और हरियाणा सरकार के माध्यम से। तो जाने का सिर्फ एक ही मकसद था, भी वहाँ से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हम भारत के अंदर लेके आएँ, और वो टेक्नोलॉजी हम चाहते थे भी हम किसानों के खेतों तक हमारे पहुँचा सकें, और उसमें काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए। 2009 में वो सेंटर शुरू किया था हमने, और 2010 के अंदर वहाँ से अलग अलग टाइप की, संतरे की, माल्टे की बहुत सारी किस्में लेके हमने वहाँ फार्म पे लगाई, जो आज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, कई वेराइटियाँ दे रही। तो इस मांगेणा फार्म के ऊपर हम इजराइल से मेन 3-4 हमारा टेक्नोलॉजी पे फोकस रहा। 1 महीना हम वहाँ पे रह के आए थे, पूरे उनके देश का कोना कोना हमने देखा कि किस तरह से वो लोग खेती करते हैं कम पानी के अंदर, कैसी उनकी ज़मीनें हैं। तो वो टेक्नोलॉजी क्यों ना हम यहाँ भी अडोप्ट करें। तो मेन 3 टेक्नोलॉजी पे हमने उस फार्म पे काम शुरू किया था। नंबर 1, जो पौधा हम लगाते हैं वो प्लेन जमीन में ना लगा के, जमीन से ऊपर 2-3 फुट ऊपर डोली बना के, जिसको हम रिज बोलते हैं, उसके ऊपर पौधे लगाए जाए। और ये टेक्नोलॉजी उस एरिया के अंदर बहुत ही कामयाब है, जहाँ जैसे हम पंजाब की बात करें, जहाँ हैवी सॉइल है, पानी रुकता है, वहाँ हम पौधे लगाते हैं, किसान खुला पानी देते हैं, तो वहाँ से फाइटोपथोरा और दुनिया भर की बीमारियाँ आती हैं। तो ज़मीन से अगर डोली बना के उसके ऊपर आप प्लांटेशन करते हो, महाराष्ट्र में भी यही है, भी हैवी सॉइल है, वहाँ पे सारे के सारे ऑर्चर्ड ही खत्म हो गए थे, यही हाल पंजाब में था। तो जब ज़मीन से आप ऊपर डोली बना के प्लांटेशन करते हो, तो ये सारी की सारी आपकी बीमारियों की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो ये ट्रायल हमने मांगेणा फार्म पे भी की, और उसमें हम 100% कामयाब हैं। एक तो ये इस टेक्नोलॉजी पे हमने काम किया। दूसरा हमने किया कि पहले बहुत कम लोग, जो हमारी यूनिवर्सिटियां थी, इक्का दुक्का जगह पर हाई डेंसिटी प्लांटेशन करते थे, भी किसानों के पास कम जमीन है, दिनों दिन कम होती जा रही है। तो किसान के पास उपज बढ़ाने का एक ही तरीका है कि वो कम जमीन में ज़्यादा पौधे लगाएं। तो इजराइल के जाकर जब हम वापस आए, तो इस टेक्नोलॉजी पे भी हमने फार्म पे काम किया। अलग अलग स्पेसिंग के ऊपर जब हमने पौधे लगा के देखे मांगेणा के अंदर, तो 3 ट्रायल हम लेके चले थे। 20 बाई 20 फीट तो नॉर्मल है ही, इसके बाद में 20 बाई 13 फीट और 20 बाई 6 फीट। जब चौथे साल का प्रोडक्शन आया, तो हमने उनके डाटा कलेक्ट किए। तो पहले साल का जो 20 बाई 20 फीट पे लगे थे, उनका 1 एकड़ का झाड़ 8 क्विंटल का निकला था, 20 क्विंटल। इसके बाद जो हमने 20 बाई 13 फीट पे जो प्लांटेशन की थी, उसका पहले साल का जो एवरेज यील्ड आई वो थी 52 क्विंटल, 52 क्विंटल। और जो 20 बाई 6 फीट पे थी वो थी 72 क्विंटल। 72 क्विंटल कहाँ, तो 20 क्विंटल आप ले रहे हो, कहाँ 72 क्विंटल ले रहे हो, 3 गुना ज्यादा। तो सारी रिसर्च के बाद जो हमने वहां पे डाटा नोट किया, तो 20 बाई 13 से लेके जो 20 बाई 15 की प्लांटेशन है वो सबसे अच्छी। कि कोई भी फ्रूट क्रॉप आप लगाते हो, लेकिन इसमें एक ही ध्यान रखना है कि लाइन से लाइन हमेशा आपने पूर्व से पश्चिम रखनी है, जिसका फासला हम कोशिश करें भी 20 फीट होना चाहिए, ताकि सूरज उगने से लेके छिपने तक पूरी धूप है वो पौधों को मिल सके। उत्तर से दक्षिण, प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, एक तो ये। और सिट्रस के अंदर 20 बाई 13 पे हमारी प्लांटेशन है, 20 बाई 13, 14, 15 पे आप कर सकते हो। अमरूद के अंदर है वो 20 बाई 10 के अंदर, आप नंबर ऑफ प्लांट भी आ जाते हैं, आपको अच्छी यील्ड भी मिलती है और बीमारियां भी बहुत कम आती हैं। तो इस तरीके से आपने इन फ्यूचर भी जो भी प्लांटेशन करना चाहो, तो सिर्फ यही ध्यान रखना है भी पूर्व से पश्चिम हमारी लाइन है, उसका जो डिस्टेंस है वो 20 बाई 20 फीट, और उत्तर से दक्षिण प्लांट का जो डिस्टेंस है वो आप अपनी जमीन के हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। इसके बाद
तीसरा जो कॉन्सेप्ट हमारा वहां से था कि हम ड्रिप पहले भी लगाते थे, लेकिन एक तो लगाने का तरीका ठीक नहीं था। कोई भी ऐसा सेंटर मेरे ख्याल में शायद ही होगा जो पूरी तरीके से ड्रिप के ऊपर चलता हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का था, चाहे ट्रायल बेस पे लगा रखे थे, लेकिन ये नहीं कह सकते भी वो 100% ड्रिप के ऊपर था। और किसानों नहीं सर, मैं एक दो फार्मों की डॉक्टर साहब बात नहीं करूंगा, मतलब एक दो फार्म हो सकता है पूरे इंडिया लेवल पे, लेकिन अब जैसे हम HAU की बात करें तो वहां भी ऐसे फार्म थे भी बीच में वो फ्लड पानी भी देते थे। जब तक मैं था, मैंने 2000 से लेके 2010 तक, चलो एक आपके सेंटर की मान लेते हैं जी, लेकिन हमने तो हिसार भी विजिट किया, PAU में किया, लेकिन वहां ऐसा कोई ऑर्चर्ड हमने नहीं देखा जो 100% ड्रिप के ऊपर। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हो सकता है गंगानगर का ना रहा हो इसमें, लेकिन वहां से दूसरा किसानों के भी मन में ये वहम रहता है जब हम ड्रिप लगाते हैं तो उसमें कई दिक्कतें आती है। एक तो ड्रिप लगाने का जो डिजाइन है वो प्रॉपर तरीके से हम लोग नहीं कर पाते। डिपार्टमेंट सब्सिडी देता है, हम एक कंपनी के जैन के पास गए भी, हमने 10 बीघे के अंदर ड्रिप लगानी है, उन्होंने अपना एस्टिमेट दे दिया भी इसमें ये खर्चा आएगा। दूसरा, उसके बाद हम नेटाफेम के पास गए, भाई हमने इसमें इतना में एरिया में ड्रिप लगानी है, आप बताओ कितने पैसे में लगाओ। उन्होंने एस्टिमेट दे दिया भी इतना खर्चा आएगा। तो किसान एटलीस्ट उस साइड में जाता है जहां पे कम खर्चा कम पैसा वो कंपनी वाले बताते हैं। लेकिन एक भी किसान ये नहीं कहता भी ड्रिप का डिजाइन ऐसा होना चाहिए भाई हम होल लाइफ हमें कभी फ्लड पानी देना ना पड़े, हमने ड्रिप इरिगेशन 100% ड्रिप से ही कर दी, ऐसा कोई नहीं कहता। एक बार पैसा जरूर लगता है, उसका डिजाइन आपका ठीक हो तभी पॉसिबल है। लेकिन हमारे मन में भी वहम यही होता है भाई हम ड्रिप से पता नहीं गर्मियों के महीने में पानी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी या नहीं होगी। इसका एक एग्जाम्पल आप हमारे मांगेड़ा फार्म के ऊपर देखना चाहो तो जब मर्जी आप आओ, आपकी हम विजिट भी कराएंगे, आप देख सकते हो। हमारा 72 एकड़ का फार्म है, लगभग 125 बीघे के आसपास। उसके अंदर हमने अलग अलग लोकेशन पे टैंक बना रखे हैं 3। हमारे पास तो पानी देने के लिए वाटर चैनल ही नहीं है, खाड़ भी नहीं है, ताकि हम भाई चोरी छुपे भी उसमें खुला पानी दे सके, ऐसी बात नहीं। जब खाड़ ही नहीं है तो पानी देंगे कहां से? तो वाटर चैनल ही नहीं है हमारे पास। तो 100% वहां जो इरिगेशन है वो बाई ड्रिप ही दी जाती। लेकिन उससे पहले मैंने तो नहीं देखा भी, यहां गंगानगर लग रहा हूं मैं, डॉक्टर साहब की बात हो सकता है यहां दे रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई मैंने तो नहीं देखा भी जहां पे 100% इरिगेशन बाई ड्रिप करते। लेकिन ड्रिप का डिजाइन आपका ठीक होना चाहिए। जहां पे मेन पाइपलाइन 4 इंची डलती है वहां 3 इंची डलती है, 3 की जगह 2 डल जाती है। उसके बाद में जो लिटरल पाइप होती है वो हम कहते हैं भी कम से कम 1 या 2 इंची डालो, तो वहां वो क्या है 16 mm की डाल देते हैं। उसके बाद में जो रेजर निकालते हैं वो 12 mm के निकाल देते हैं। तो उससे पानी की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी नहीं। सादुल शहर के अंदर एक फार्मर है, हनुमानगढ़ रोड पे उनका खेत पड़ता है, वहां 16 बीघे के अंदर मैंने ऑटोमेशन भी लगवा के उनके एक अलग तरीके से ड्रिप सिस्टम लगाया, जिसमें मैन 4 इंची थी, उसके बाद 3 इंची, फिर 2 इंची लिटर, उसके बाद में 16 mm के डबल रेजर बार निकाले हमने। खर्चा तो एक बार बढ़ा उस फार्मर का। और जो रिंग बनाया वो था 12 mm का, 5 मीटर का। 2 रेजर निकालने का फायदा ये हुआ भी एक रेजर को तो बंद कर दिया और दूसरे के अंदर रिंग बना दिया, ताकि आपका पौधा 5-6 साल तक तो उससे पानी मिलता रहेगा। लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाता है तो मैं समझता हूं भी एक रिंग भी आप चाहे उसमें 7 ड्रिपर लगा लो, 8 ड्रिपर लगा दो, पानी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता। उसके बाद में जो आपने दूसरा रेजर निकाल रखा है उसके अंदर आप सेकंड रिंग बना के और इजीली आप पानी दे सकते हो। होल लाइफ आपका पानी चलता रहेगा, कहीं जरूरत नहीं है। हमारे मांगेड़ा फार्म के अंदर आज 2010 की प्लांटेशन है, 12 साल हो गए। उसमें हमारे पास किन्नू का बाग है, माल्टा का बाग है, अमरूद का बाग है, जैतून का बाग है, अनार का बाग है, खजूर हमारे पास है, सारी वैरायटियां हमारे पास। और सबके अंदर ड्रिप ही यूज करते हैं, हम खुला पानी देते हैं। अब ड्रिप लगाने के तरीके क्या है? 2 तरीके से आप लोग ड्रिप लगा सकते हो। एक तो है भी हमने जहां पे चोरी नहीं होती वहां तो कोई बुआई में दिक्कत आती है, लेबर ज्यादा लगती है, बार बार बुआई करनी, वहां तो हम अंडरग्राउंड करते हैं, पौधे के पास रेजर निकाला, रिंग लगा देते हैं। हमारे फार्म के ऊपर ये हमने एक बेड बनाया 3 फीट चौड़ा, बीच में प्लांटेशन, अभी मैं आपको स्लाइड में भी दिखा दूंगा। तो बीच के अंदर
पौधा लगाया, ऊपर से चौड़ाई है 3 फीट, उसके दोनों तरफ हमने ड्रिप की लाइन डाल दी, बीच में पौधा लगा दिया। तो शुरू में जब आप पौधा लगाते हो तो पौधे के दोनों ओर 1-1 फीट दूर एक एक होल आपने खुला रखना है, बाकी को एक की आती है, रिंग्स आता है, उससे हम बंद कर देते हैं ताकि खाली जगह में पानी की आपकी वेस्टेज ना हो। जैसे ही दूसरा साल हुआ, पौधे की जड़ें थोड़ी सी और फैलेगी साइडों के अंदर, तो अगले साल हम एक एक होल को और ओपन कर देते हैं। तीसरे साल एक एक होल और ओपन हो गया, 5वें साल में पूरी की पूरी लाइन आपकी ओपन हो जाती है और हमेशा पौधे की जड़ उसी ओर जाती है जहां उसको खाद और पानी मिलता है। अगर हम खुला पानी देते हैं तो चारों तरफ फैलती है जड़ें, फिर हम बुआई करते हैं, गहरी जुताई करते हो तो जड़ें भी कटती है। तो उस ड्रिप के अंदर हमने बीच में डाल दी, तो 4 साल बाद हमने उनकी खुदाई करके भी देखी थी, आज 10 साल का ऑर्चर्ड हो गया है। बेड की ऊपर से चौड़ाई 3 फीट है जिसमें बीच में पौधा लगा है, 12 साल के अंदर साइडों में तो 1-1.5 फीट भी जड़ नहीं है, और लंबाई के अंदर चौथे साल पूरा 20-20 फीट के एरिया में जड़ें फैल गई। सीधा सिंपल सा है भी, जड़ें उसी ओर जाती है जहां खाद और पानी मिलता है। दूसरी, जब हम ड्रिप लगाते हैं तो कोई भी किसान ये चेक नहीं करता भाई उसने सिस्टम को कैसे फिट किया। आपका 10 बीघे का खेत है, शुरू के अंदर आप डिग्गी के पास एक ड्रिपर के नीचे डब्बा रख के भरो, भाई वो कितनी देर में 1 लीटर का डब्बा भरता है, और लास्ट कॉर्नर पे भी आप उसको चेक कर लो भी उसकी पानी के डिस्चार्ज कितना है 1 लीटर का। तो अगर 5 से 10% वेरिएशन है तो कोई बात नहीं, चल जाता है, लेकिन इससे ज्यादा अगर है तो इसका मतलब सिस्टम आपका ठीक नहीं है। भाई वहां इतनी देर 20 मिनट में भरता है डब्बा 1 लीटर का, या 5 मिनट में भरता है, तो ये गैप का है, सिस्टम ठीक नहीं लगा। तो इस तरीके से हम ये चेक नहीं करते, प्रॉपर सामान नहीं मिलाते, ये सारी की सारी बातें है भी जिसकी वजह से हमारा ड्रिप सिस्टम सब्सिडी लेने के 3 या 4 साल बाद चलता है। मोस्टली 60% किसानों का मैं मानता हूं भी वो ड्रिप से पानी नहीं देते। और बीच में जब आप खुला पानी देते हो, फिर पहले तो आपने ड्रिप से दिया, बीच में खुला है, तो जड़ों का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, कभी जड़ें इधर भागेगी, कभी पानी आप पलट देते हो चारों तरफ भागेगी। तो एक ही सिस्टम रखें, जो अच्छी तरह से सिस्टम आपने लगाया ड्रिप सिस्टम से उनको पानी। तो इस 3 टेक्नोलॉजी पे ही हमने फार्म के ऊपर ये अडॉप्ट की, और 100% आप वहां पे जाके देख सकते हो कि हमारे मन में ये वहम होता है भी ड्रिप इरिगेशन से पता नहीं पौधों की पानी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी या नहीं होगी। इसके बाद ये तीनों चीज हम वहां कर ही रहे हैं, आप लोग कभी भी फार्म की वहां पे विजिट भी कर सकते हो। इसके बाद बात आती है सभी फ्रूट्स क्रॉप के अंदर कौन कौन सी फ्रूट्स हैं, क्या क्या उनकी वैरायटियां। तो किन्नू के अंदर पहले एक ही किन्नू होता था, सिंपल किन्नू, जो आप लोगों ने लगा रखा है। इसके बाद अभी 2 साल पहले 3 साल पहले पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने एक कम बीज वाला किन्नू निकाला, जिसको हम PAU किन्नू नंबर 1 बोलते हैं, लेस सीडलेस किन्नू। इसमें बीज कम है, आम किन्नू में हमारे 5 से लेके 45 से 50 बीज हैं, लेकिन इसमें 3 से 5 ही बीज है। आने वाले टाइम में अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगती है, कोई जूस फैक्ट्री लगती है, तो उसके अंदर ये वेरायटी काफी हद तक कामयाब होगी। तो इसके पौधे भी आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से ले सकते हो। पंजाब के अंदर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खनौड़ा और डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के अंदर है, वहां से भी आप ले सकते हो। इन 2 जगह से आप ये पौधे ले सकते हो, जो कि लगभग 150 रुपए का पर प्लांट है। इसके बाद माल्टे की बात करते हैं, तो माल्टा भी आप लोग लगा सकते हो। माल्टे में 2 वैरायटियां पहले चलती थी, ब्लड रेड और जाफा। इसके बाद पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने एक और माल्टा निकाला, अर्ली गोल्ड के नाम से, जो उसकी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लोग खूब लगा रहे हैं उसको, और अच्छा रिजल्ट किसानों के खेतों के ऊपर वो दे रहा है। इसके बाद बात आती है गुआवा की। अमरूद के अंदर दुनिया भर की वैरायटियां हैं, लेकिन जो अच्छी वैरायटी है सबसे, वो है हिसार सफेदा। इतना बड़ा साइज है, सफेद रंग का है, खूब पैसा देता है, 50 रुपए किलो किसानों के खेतों पे बिकता है। बोली पे भी यही रेट है, किसान अपने खेत पे रोड पे तो कम से कम 60 से 70 रुपए बेच रहे हैं। तो इसकी पौधे लेने का तरीका यही है भी, हम लोग, हमारी प्राइवेट नर्सरी भी है मेरी पंजाब के अंदर, एक सीतोपुनो के अंदर, एक कुलार के अंदर, वहां भी हम लोग तैयार करते हैं। हरियाणा हिसार के अंदर फतेहाबाद के अंदर एक सरकारी नर्सरी है, 4-5 प्राइवेट नर्सरियां, वो भी तैयार करते हैं।
लेकिन लेने टाइम अमरूद के अंदर एक विशेष जो बात आपने ध्यान रखनी है कि इसमें नेमाटोड की प्रॉब्लम बहुत आती है, और हो सकता है आजकल दूसरे फ्रूटों में भी आने लगी। तो जहां से भी आप पौधे इसके लेते हो, लेने के टाइम चाहे वो पॉली बैग में है चाहे वो गाची के अंदर है, उसकी मिट्टी को झाड़ करके बिल्कुल पानी से धो लेना है। धोने के बाद उसको देखना है भी जड़ों के अंदर गांठें तो नहीं, छोटी छोटी गांठें होती, अगर उनके अंदर गांठें हैं तो उसमें नेमाटोड है, अगर गांठें नहीं है तो बिल्कुल नेमाटोड फ्री प्लांटर आप ले सकते हो। तो इस बात का अमरूद के अंदर विशेष तौर से ध्यान रखना है। लेकिन कोई भी वैरायटी लगाने से पहले जहां वो वैरायटी लग रही है, हिसार सफेदा की तो इतने फार्मर पे बता रहा हूं, बोलावाली के पास एक शर्मा जी है मेरे मिलने वाले, उनके मैंने लगवाया था। आज 3 बीघे के अंदर हिसार सफेदा अमरूद है। मैं 10 दिन पहले जाके आया था, उन्होंने 5 लाख रुपए का सेल किया। ट्यूबवेल का पानी भी आप लगा सकते हो, तो बहुत अच्छी पैदावारी है। रोड के ऊपर आपका खेत है तो मैं कहता हूं भी मंडी ले जाने की भी आपको जरूरत नहीं। तो जिस भी फ्रूट क्रॉप का आप लगाने जा रहे हो, लगाने से पहले थोड़ा सा जिन किसानों के लगाए उन खेतों की विजिट करिए, भाई वहां पे क्या इसमें दिक्कत आ रही है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, क्या ये मार्केट में सेल हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरीके से हमारे जब मैं फार्म पे था तो एक बार हमारे चुटाला गांव के कई किसान आए, बोले जी हम अमरूद की एक वैरायटी लखनऊ से लेके आए थे, अलग ही उस वैरायटी का नाम पता नहीं क्या था, बोले जी बहुत अच्छी वैरायटी है, L49 नहीं उसका नाम और था। तो जब वो लेके आए मैंने उनको ऑफिस में बिठाया, चाय पिलाई, पानी, मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। ललित भी नहीं थी, मैं याद आएगा बताऊंगा आपको। तो वो किसी के कहने से बोला जी ये बहुत अच्छी वैरायटी है, ले आओ, 5-5 एकड़ के प्लांट ले आए। लाने के बाद जब वो मेरे पास बैठे थे तो मैंने कहा भी आप जो वैरायटी लेके आ रहे हो बर्फ खान वैरायटी थी, तो ये वैरायटी हमारे फार्म के ऊपर लगी है, अब आप जाके जो वैरायटी के पौधे लेके आए हो आप देख के आओ भी उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कैसा उसका फ्रूट है, क्या वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, टेस्ट में कैसा है, खा के भी देखना। जब वो वापिस आए देख के तो बिल्कुल मायूस से मैंने कहा कैसी है आपकी वैरायटी, बोले जी ये तो कुछ नहीं। तो आदमी वही मार खा जाता है, कितने पैसे लगे, कितनी मेहनत की। इसी तरीके से कोई अच्छी बिना सोचे समझे पौधा लगा लेते हैं, 4 साल बाद हमें लगता है भी ये वैरायटी में कमी है, पौधे ठीक नहीं है, जब हम उसको उखाड़ के नया लगाते हैं तो वो किसान 10 साल पीछे। उसके बाद वो उन्होंने पौधे भी कौन लेना था, किसी प्राइवेट को दिए, कुछ थी नहीं वैरायटी के अंदर, पैसे भी लगे, मेहनत भी हुई, फिर आखिर उन्होंने हिसार सफेदा वैरायटी का सिलेक्शन किया। तो जो भी वैरायटी, जहां भी कोई किसान अच्छा काम कर रहा है, उसके खेत पे अच्छी वैरायटी चल रही है तो उसके खेत का इंस्पेक्शन करें और जाके देखें भी वाकई प्रैक्टिकली ये ठीक है नहीं। इसके बाद में डेट पाम भी हमने, ये सारी वैरायटी हमने फार्म पे लगा रखी है। अमरूद की हमारे पास वहां पे 10 वैरायटियां हैं, लेकिन सबसे जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो सिर्फ हिसार सफेदा की है, जो किसान को अच्छा पैसा देता है। खजूर के अंदर पहले भी इस एरिया में बहुत लगे थे, अब भी लग रहे हैं, डिपार्टमेंट सब्सिडी दे रहा है। लेकिन जो सबसे अच्छी वैरायटी है वो नंबर 1 बरी और दूसरी वैरायटी है खनूजी जो लाल रंग की आती है। ये 2 वैरायटियां सबसे अच्छी वैरायटियां, और बिना प्रोसेसिंग किए आप सीधे उनको खा सकते हो। अगर आपको प्रोसेसिंग के अंदर जाना है, छुआरे खारक बना के बेचनी है, फिर आपके लिए मडजूल वैरायटी अच्छी है, जिसका साइज बड़ा है, उसको प्रोसेसिंग करके आप लगा सकते हो। इसके बाद पियर्स के अंदर बात करें, एक तो आती है नाशपाती, उसकी वैरायटी है पंजाब नाक, नाशपाती का आपने नाम भी सुना होगा, और एक ये थोड़ी हार्ड होती है। इसके बाद आता है बग्गू गोसा, जिसकी वैरायटी है पंजाब ब्यूटी। तो ये वैरायटियां भी थोड़ा फ्रूटिंग लेट देती है, लेकिन 5वें-6ठे साल स्टार्ट होता है, लेकिन आप इनको लगा सकते हो। और ये 2 फ्रूट ऐसे हैं जो आपको 7वें महीने के अंदर पैसा देते हैं, बाकी कोई फ्रूट आपको 7वें महीने के अंदर पैसा नहीं देगा। ट्यूबवेल का पानी भी मान जाता है। बग्गू गोसा इधर पंजाब साइड में नाक है, कई किसानों ने लगा रखी है, जो कम से कम 2-2 लाख रुपए 1 एकड़ के हिसाब से पैसा कमा रहे हैं। 40 साल तक चलने वाली फसल है ये, ट्यूबवेल का पानी दे सकते हो। तो थोड़ा सा हम ऐसा प्रोग्राम बनाए अपनी खेत की कंडीशन के हिसाब से, अपने जो आपके पास जो पानी है उसके हिसाब से, भाई हम कैसा पानी है आपके पास है, कैसी आपकी, तो मतलब सारे साल आपको एक ही देखा देखी ना करे भी हमने किन्नू ही लगाना है। लेकिन अभी खजूर की बात कर रहे थे, खजूर के अंदर सिर्फ एक ही चीज आपको दिक्कत आती है, भाई इसमें जो पोलिनेशन है वो आपको हाथ से करनी पड़ेगी। इसके लिए
आपने अपने खेत पे भी क्या है कि जैसे 90 प्लांट फीमेल वैरायटी के लिए, 10 प्लांट मेल के लिए, तो पोलन लेके मेल प्लांट का प्रॉपर तरीके से उसको जब टच करोगे, हर फ्लावर में पोलन डालना है। अगर वो आपका ठीक तरीके से सही टाइम पे नहीं हुआ और ठीक तरीके से नहीं हुआ तो सारा खेत आपका पूरे साल खाली रह जाएगा। इसमें ये दिक्कत आती है। तो इस तरीके से हम पत्थरनाक पे, नाशपाती पे, बग्गू गोसा के ऊपर भी जा सकते हैं। इसके बाद में अनार आप लगा सकते हो, लेकिन अनार के अंदर भी जो पहले हमारे पास वहां पे फार्म पे 4 वैरायटियां हैं, गणेश 137 है, भगवा है, मर्दुला है और सुपर भगवा भी हमने अर्कतार लगा रखी है। तो अनार की फसल तभी कामयाब है जब आप 100% उसको ड्रिप के ऊपर रखते हो। अगर आप खुला पानी दोगे अनार के अंदर तो उसमें फटने की समस्या आएगी, दूसरी बैक्टीरियल डिजीज आएगी, और बहुत सारी बीमारियां आती है और मार्केट में आपको अच्छा पैसा इसके साथ साथ नहीं मिलेगा। इसके बाद जैसे ही आप बग्गू गोसा या नाशपाती लगा सकते हो तो उसके अंदर आप आलू बुखारा भी लगा सकते हो। ये भी हमारे एरिया में 100% कामयाब है। इसमें 2 वैरायटियां आती है। नंबर 1 जो इसकी फीमेल वैरायटी है वो तो है सतलुज पर्पल, जैसे 90 प्लांट आपने उसके लगाए, और जो मेल वैरायटी है वो है काला अमृतसरिया। यही पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के द्वारा रिलीज की गई है और तीसरे साल आपका ये अच्छा फल देने लग जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक ड्रॉबैक ये है, ये तेज आंधी के कारण इसका जो फ्रूट है वो झड़ता है और थोड़ा सा आपको अर्ली स्टेज के अंदर, चाहे आपका आड़ू है और ये थोड़े से कम पूरे पकने से पहले ही आपको हार्वेस्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज मार्केट के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद एक और हटके हम थोड़ी सी बात करें तो आजकल किसी भी किसान, कोई भी किसान लगाना चाहे तो बांस की खेती भी आप लोग कर सकते हो। सब्सिडी सरकार नहीं दे रही है, हम लोग ट्राई करेंगे, अपनी मांग है ऑफिसर्स के माध्यम से, हमारे जो नेता हैं इनके माध्यम से, जैसे साउथ के अंदर बैम्बू मिशन चलता है तो इसका भी बहुत अच्छा ट्यूबवेल का पानी मान लेता है। एक पहले साल इसकी लगभग, इसकी जो प्लांटेशन करते हैं वो 20 बाई 10 फीट पे करते हैं, पहली कटाई चौथे साल, उसके बाद हर साल कटाई करते हैं। और इसके लिए जयपुर की एक फर्म है, उसका भी मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, आप लोग इकट्ठा होकर अगर मिलना चाहते हो तो वो लोग आपसे कांटेक्ट करने के भी लिए तैयार है। प्लांट भी वो देंगे, खरीदेंगे भी वो। 4 रुपए किलो आपसे रिटर्न में एफिडेविट के ऊपर एग्रीमेंट करेंगे भी चौथे साल के बाद आपकी, पहले चौथे साल, उसके बाद में हर साल आपकी जितनी हार्वेस्टिंग करते हो वो उसको खरीदने के लिए भी तैयार है। अगर कोई किसान करना भी चाहे, आप लोग मीटिंग करना चाहो तो उन कंपनी वालों को बुला के जयपुर से आप लोगों के साथ मीटिंग करा देंगे, आपका एग्रीमेंट करवा देंगे। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये खेती मेरे हिसाब से जो सॉलिड बांस की, इसकी भी अलग अलग वेरायटियां आती है, जैसे एक बम्बूसा आती है, कई और आती है जो अंदर से खोखला नहीं होता, तो इस तरह की वेरायटियां भी आप लोग कर सकते हो। आने वाले टाइम में गंगानगर के अंदर भी एक इथेनॉल की फैक्ट्री लगने जा रही है जिसमें 100% इसका बांस का ही यूटिलाइजेशन होता है। अब हम आगे फलों की खेती के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि आपके पास जमीन कैसी है। जमीन आपके पास रेतली जमीन है, दोमट मिट्टी की जमीन है तो आप उसमें जिस मर्जी टाइप का बाग आप लगा सकते हो। अगर आपके पास हैवी सॉइल है या सख्त सॉइल है, उसके अंदर जड़ें बहुत कम चलती है, तो उसके अंदर आप अमरूद लगा सकते हो, या ऊपर डोली बना के अगर लगाना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइप का बाग आप लगा सकते हो। इसके बाद बात आती है भी आपके पास पानी कैसा है। अगर आपके पास नहरी पानी है, जो मर्जी क्रॉप लगा सकते हो, उसकी लाइफ भी अच्छी होगी, पौधे मरेंगे नहीं, सड़ेंगे नहीं। लेकिन ट्यूबवेल का पानी है तो उसमें सबसे पहले तो आप लोगों को अपने ट्यूबवेल के पानी को टेस्ट कराना होगा। आधा घंटा चलाने के बाद उसमें आपने देखना है भी इसमें साल्ट कौन कौन से हैं, इसकी ईसी कितनी है। ईसी जितनी ज्यादा आएगी उतने ही उस पानी में साल्ट ज्यादा है, तो वो चेक कराने के बाद आप इसमें किन्नू, माल्टा, नींबू को छोड़ करके बाकी सारी की सारी वैरायटियां आप लगा सकते हो। लेकिन साल्ट जितने ज्यादा है उतने ही आपकी उसकी क्रॉप की जो एज है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी, लेकिन आप कर सकते हो। और इसके बाद जब ये हो गया आपका पानी कैसा है, आपकी जमीन कैसी है, फाइनल होने के बाद तो बाग लगाने के लिए सबसे पहला जो काम हमने करना है वो करना है कि निशानदेही करनी। आपके पास जमीन कितनी है उसी के हिसाब से हमने निशानदेही करनी है। ज्यादा जमीन है तो आप कम, ज्यादा दूरी पे लगा सकते हो, कम है तो आप हाई डेंसिटी पे लगा सकते हो।
तो उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया भी लाइन से लाइन, पूर्व से पश्चिम 20 फीट, उत्तर से दक्षिण, पौधे से पौधा आप कम या ज्यादा कर सकते हो। निशानदेही करने के बाद आपने जो सबसे पहला काम करना है भी 10 बीघे के अंदर आपकी निशानदेही हो गई, आपको पता लग गया भी आपके 10 बीघा के अंदर 800 या 700 जितने भी प्लांट लगने, सबसे पहला काम अच्छी नर्सरियों के ऊपर पौधे बुक कराने का। हम लोग कहां गलती करते हैं, किसान सारे काम अपने खेत पे करता है, लेकिन पौधे लेने के लिए जब लगाने का टाइम आता है तो हम घर से 10 दिन पहले निकलते हैं, लेकिन अच्छी नर्सरियों के ऊपर एक एक साल पहले पौधे बुक हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब हमें पता लगा भी हमारे खेत के अंदर इतने पौधे लगने हैं, तो सबसे पहला काम, चाहे वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की नर्सरी हो या कोई अच्छी नर्सरी जो कि स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से भी अप्रूव्ड हो, उस जगह उस नर्सरी का सिलेक्शन करके हमने पौधे बुक कराने। और पौधे बुक कराने टाइम 2-3 बातों का आपने ध्यान भी रखना है। उनका खुद का मदर ब्लॉक होना चाहिए, नेट हाउस के अंदर वो पौधे तैयार करते हो, इंसेक्ट फ्री प्लांट, डिजीज फ्री प्लांट तैयार करते हो, और पौधा है वो पॉली बैग के अंदर होना चाहिए, ताकि हम नर्सरी से खेत तक लेके जाएं तो उसमें मरने के चांसेस ना रहे। ड्रिप सिस्टम से पौधे तैयार किए जाते रहे। और किस तरीके से तैयार करते हैं वो, अब जैसे मांगेड़ा फार्म की बात करें, हम एक तो वहां पे एक हम हमारी खुद की जो नर्सरी है वहां पे चिप बडिंग के द्वारा हम पौधे तैयार करते हैं, जो कि इजराइल में करते हैं। बाकी कोई भी नर्सरी चिप बडिंग से पौधे तैयार नहीं करती, कोई टी बडिंग करता है, कोई आई बडिंग करता है। इसके बाद कौन सा रूट स्टॉक को यूज करते हैं, मोस्टली क्या है कि किन्नू, माल्टा, नींबू के अंदर हमारा रफ लेमन चलता है, जिसको आप जट्टी खट्टी बोलते हो, और कोई रूट स्टॉक कामयाब है ही नहीं। तो उसके पौधे है कि नहीं है, बीज कहां से लेते हैं, ये चीजें हमें ध्यान रखने की बात है। उसके बाद कितनी हाइट में बडिंग करते हैं। एक्चुअल जो तरीका है वो 7 से 9 इंच के बीच में बडिंग करते हैं हम लोग, चाहे आप कोई बडिंग करो। तो अगर किसी प्राइवेट नर्सरी मालिक ने 1 फुट के ऊपर बड कर दी तो रूट स्टॉक का पार्ट उसने बढ़ा दिया, जिससे पौधे की हाइट बढ़ेगी, और इसी नाम पे वो किसानों से पैसा ज्यादा लेते हैं। तो 7 से 9 इंच के बीच में बडिंग होनी चाहिए। पौधा लिफाफे के अंदर है, ये लोग हम अपनी प्राइवेट नर्सरियों पे करते हैं, और सारी की सारी हम 1.5 से 2 लाख पौधे हम अपनी प्राइवेट नर्सरी से पिछले 3 साल से हिमाचल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। हमारे पौधों की क्वालिटी इतनी अच्छी है। तो लेते टाइम इस बात का ध्यान रखना है भी पौधा आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। लिफाफा आप पैसे दे के ले रहे हो, लिफाफा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। जब आपके पौधे बुक हो गए तो आप निश्चित हो गए कि खेत के काम जब मर्जी करते रहो, जैसे मर्जी करते रहो, आप बिल्कुल फ्री हो गए भी पौधे आपके बुक हो गए। इसके बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है भी खेत में जब आपकी निशानदेही फाइनल होगी तो आपने गड्ढे खोदने, चाहे आपकी जमीन हार्ड है चाहे नरम है। लेकिन खोदते टाइम भी कई बार ये दिक्कत आती है भी हमारे अड़ोस पड़ोस में कहते हैं जी आपकी जमीन इतनी नरम है भी आपको गड्ढों की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं भी गड्ढे करने बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? सबसे पहले गड्ढे खोद के उनको 10 दिन तक धूप लगाएं ताकि उसमें सारे हार्मफुल बैक्टीरिया वो मर जाएं। इसके बाद उस गड्ढे के अंदर 1 साल पुरानी 30 किलो देसी खाद, 2 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा या बावास्टिन भी आप साथ मिक्स करते हो, ये मिला के भर के और गड्ढे के अंदर आपने पानी देना है ताकि सारी की सारी मिट्टी नीचे तक बैठ जाए। इसके बाद हर 15 दिन बाद, हर 20 दिन बाद पानी देते रहना है ताकि हमारी जो खाद हमने डाली है वो सड़ गल के तैयार हो जाए। अगर हम खड्डा बगैर करे पौधा लगाते हैं, आपने इतना ही गड्ढा खोदा जितनी उसकी गति है, तो जैसे ही जड़ें फैलेगी तो साइडों में इतनी हार्ड जगह है भाई वो जड़ें मुड़ जाएगी और पौधे के अंदर इतनी ताकत नहीं है भाई वो जड़ों को फैला दे। अगर आपने गड्ढा खोद के बीच में पौधा लगाया तो चारों तरफ उसको 1.5 फीट जगह मिल गई जड़ों को फैलने के लिए। इतने में प्लांट का जो उसका हाइट है वो कम से कम 2-3 फीट चली जाती है। तो इसके बाद पौधे के अंदर इतनी ताकत आ जाती है वो अपनी ताकत से ही जड़ों को फैला देता है। इसलिए गड्ढे करने बहुत जरूरी है। कई बार क्या है कि किसान गड्ढे मौके पे करते नहीं, पहले करते नहीं, मौके पे गड्ढे किए, खाद डाली और पौधा लगा दिया, उससे आपके पौधे 100% मरेंगे। क्योंकि जैसे ही मौके पे आपने जो गड्ढा किया और उसमें खाद डालते हो, देसी खाद, उससे मिट्टी की जो पीएच है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही पौधा लगाओगे 100% आपके मरेंगे। तो इस तरीके से आपने खेत की तैयारी करनी है। आपने गड्ढा खोद दिया, पानी लगा दिया,
उसके पौधे आपके बुके। फिर जैसे ही हमारी 4-5 बरसात हो जाती है, दिन का टेम्परेचर लगभग 24 से 25 डिग्री के आसपास आ जाता है, तो हम 10 अगस्त के बाद पौधा लगाने का काम हम शुरू करेंगे। लगाना दोपहर बाद है, पौधे को बिल्कुल सीधा लगाना है। जिस गाची या पॉली बैग में वो जमीन में नहीं दबना चाहिए, वो उसी लेवल को जमीन के ऊपर रखना है। और लगाते टाइम भी कई बार आपकी अनजान लेबर होती है, जिस गाची या पॉली बैग के मिट्टी के अंदर पौधा लगा उसको भी खुरपी के डंडे से अगर आपने ब्रेक डाउन कर दी, तोड़ दी, तो आपका पौधा मरेगा। उसके चारों तरफ आपने खुरपी के डंडे से जमाना है, वो गाची टूटनी नहीं चाहिए। लगाने के बाद आपने पानी देना है। 2 दिन बाद जब आपकी जमीन बत्तर आती है तो उसमें दरार आ जाती है, जिसमें हवा जाती है, तो पौधा आपका मरता है। उसमें फिर आपने पानी दे के और फिर उसको रेगुलर आप मौसम के हिसाब से, अपनी जमीन के हिसाब से आपने पानी देते रहना है। इसके बाद जब पौधे आपने लगा दिए, तो अब पीछे सीजन में लगाए, तो आगे सर्दी का सीजन भी आता है। सर्दी से भी पौधों को हमने बचाना है। तो पहले तो तरीका यह होता था, सर्दी से बचाने के लिए भी हम पराली से ढक देते थे या पॉलीथीन बैग कोई लिफाफा चढ़ा देते थे। लेकिन यह तरीका हमें पता नहीं था। जब हम इजराइल में गए तो उन्होंने एक नया तरीका हमें यह बताया भी आपने कुछ नहीं करना है। पौधे के तने के ऊपर जो आप अखबार आपके घर में आता है, जो रद्दी जिसको बोलते हो, 6 से 7 परत का अखबार लेके तने के ऊपर कस के लपेट देना है। उसको रस्सी से बांध दो या स्टेपल मशीन से कर दो। पत्तों को हमने खुला छोड़ना है, ताकि पत्ते सूरज की धूप से, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी से खुराक बनाने का काम करते रहेंगे। और जब अखबार हमने लगा दिया तो नीचे से खाद पानी की सप्लाई आपकी आती रहेगी, तना मरेगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, तने को तो खुला छोड़ते हैं, पत्तों को ढक देते हैं, ताकि वो सांस लेने वाली एक्टिविटी भी उसकी बंद कर देते हैं। तो जैसे ही ठंड के कारण आपका तना मरेगा, नीचे से खाद पानी की सप्लाई आपकी बंद हो जानी है। तो कितना भी आप कर लो, 100% मरेंगे। 2 महीने ये अखबार आपने दिसंबर जनवरी के अंदर पौधों को बचाना है। इसके बाद वो कुछ ओस से, कुछ बरसात से खराब हो जाता है, फिर अखबार को इकट्ठा करके और उसको जला देना है, ताकि उसके ऊपर दीमक ना लगे। तो इस तरीके से हमने जो नया बाग लगाना है वो इस तरीके से लगाना है। अब जो इसके बाद आगे आती है कटाई की बात। नया पौधा जब भी लगाते हो 1 फीट से नीचे उसको काटना नहीं है। सबसे ज्यादा फ्रूट नीचे, फिर ऊपर, फिर सबसे कम ऊपर। तो कई बार हम नीचे से ही इतना उठा देते हैं। एक बार हम कोटा के अंदर गए थे, तो वो ट्रैक्टर को छतरी समेत पौधे के नीचे से निकाल देते हैं, फिर कहते हैं जी हमारे पौधों में झाड़ नहीं है। तो कहां से आएगा, प्रोडक्शन आएगा ही। तो 1 फीट से इजराइल के अंदर आप देखोगे तो 10-11 फीट मैक्सिमम हाइट है, इससे ज्यादा हाइट ही नहीं। जितना ज्यादा कोई भी पौधा होगा, जितना ज्यादा उसका फैलाव होगा, उतनी उसके ऊपर फ्रूटिंग ज्यादा आएगी। तो 1 फीट से नीचे उठाना नहीं है। छोटे पौधों के अंदर आप 2 बार साल में, एक अप्रैल में और एक बरसात के बाद अगस्त के अंदर आप कटाई कर सकते हो। बड़े पौधों के अंदर साल में आप एक बार फल टूटने के बाद, जैसे ही अब हमारा फल टूटता है तो दिसंबर में हम लोग कटाई लगभग करते हैं। लेकिन कटाई का तरीका यही है भी छोटे पौधों के अंदर जो वाटर शूट टहनी है, जो सबसे ज्यादा हरी है, जिनमें सबसे ज्यादा कांटे हैं, सबसे ज्यादा बीमारी है, उनको जड़ से निकालनी है। कोई भी साइंटिस्ट, मैं तो इस बात से एग्री नहीं हूं, कोई कहता है जी आधी काट दो, ये कर दो, आप रख लेना। एक में बिल्कुल मत काटो, एक में आधी रखना, एक में बिल्कुल काट देना, आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट का पता लग जाएगा। जिस पौधे के अंदर वाटर शूट नहीं है, कभी भी आपको सपोर्ट नहीं लगानी पड़ेगी बांस की, आपकी नंबर ऑफ स्प्रे आधी हो जाएगी और आपकी फ्रूट की क्वालिटी इतनी अच्छी होगी भाई, बहुत अच्छे रेट में आपको मिलेगा, वो बीमारी भी कम हो जाएगी आपको। तो दूर से पता लगता है कि ये वाटर शूट टहनी है। तो कोई जो काटने वाले हैं वो कई बार पैसे के चक्कर में वो बोलते हैं जी ये फ्रूट वाली टहनी बन गई, इसको आधी काट देते हैं। तो एक प्लांट के अंदर आपकी 4 वाटर शूट टहनी है, अगर उसने बीच में से काट दी, साथ में 2 पैसे ले गया, उसने जो प्रॉब्लम थी वो 4 की 40 कर दी। तो ऐसे लोगों से हमने सावधान रहना, नहीं करवानी कटाई। आपको नॉलेज, उसको एक ही कहना भी चाहे मेरा पौधा आधा रहे, चाहे बीज खत्म हो जाए, लेकिन वाटर शूट टहनी नहीं रहनी चाहिए। बाकी कटाई का प्रॉपर आपको कहीं भी आपको अगर ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़े तो पूरा महकमा आपके साथ है, आप इनसे बात कर लेना। हम लोग किसी दिन संडे को और को किसी किसान के खेत पे भी जाके 10-20 प्लांट हम खुद काट के आपको दिखा देंगे भी ये कटाई सही है, ये गलत है, इस तरीके से आपने करनी है। इस बहाने गेट टूगेदर भी हो जाएगा, 20-50 फार्मर इकट्ठे हो जाए तो ऑटोमेटिक आपको पता लगेगा भी क्या कटाई हमारी सही है और क्या गलत है। इसके
बात आती है पौधों के अंदर खाद हम कब दें, कैसे दें। कोई भी फलदार पौधा है उसकी उम्र के हिसाब से उसकी खाद भी फिक्स है, भी इतनी डलनी है, और टाइम भी फिक्स है, भी इतना डलना है। तो बड़े पौधों की हम बात करें, कई बार क्या है कि हमारा फल नहीं टूटता, ठेकेदार बाजार में भाव ठीक होता है, उस टाइम फल तोड़ता है, लेकिन जो खाद हम देते हैं उसको बदलने के लिए भी 2 महीने का, जिस नाइट्रेट फॉर्म के अंदर पौधा लेता है 2 महीने का टाइम चाहिए। अगर आप दिसंबर में खाद डालते हो, एक तो सर्दी के कारण पौधे को हीट नहीं करती, दूसरी फरवरी के अंदर पौधे को मिलना शुरू हो जाती है। अगर आपने खाद ही फरवरी में डाली तो 2 महीने बाद मिलनी शुरू होगी, ऊपर से गर्मी आएगी, एक दूसरी तरफ खाद अपना असर दिखाएगी, तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और टाइम पे ना डालने से आपकी फ्लावरिंग कम आएगी, वो ड्रॉप होगी, रुकेगी। तो दिसंबर के महीने में आपने देसी खाद, सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने हैं वो दिसंबर के महीने में डाल दें। सिर्फ एक यूरिया है जो हमने 2 बार में देनी है, एक 15 फरवरी और एक 15 अप्रैल को। और जो बड़े बाग है आने वाले टाइम में उनका आप लोग एक विशेष ध्यान रखें कि कई बार ये देखते हैं भी फूल नहीं आते वो रुकते नहीं है, पिछले कई सालों से ये दिक्कत भी आ रही है। तो हम लोग ये मानते हैं भी आप 15 फरवरी को यूरिया डाल के उसकी एज के हिसाब से, वो हम भी बता देंगे आपको भाई 1 साल का है तो कितनी डालनी है, 5 साल का है कितनी डालनी है। यूरिया डाल के पानी लगा के और कोई भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे करके और पौधे के नीचे धान की पराली की मल्चिंग कर देनी है। अगर बड़ा प्लांट है 20 किलो भी आप धान की पराली की मल्चिंग कर देते हो तो एक पौधे का जो टेम्परेचर है आपका 4 से 5 डिग्री, जैसे पिछले साल हाई टेम्परेचर के कारण फ्रूट सेट नहीं हुआ था, फ्लावरिंग कम आई, ड्रॉप हुई, ये दिक्कत आएगी नहीं। 5 डिग्री अगर एक प्लांट का टेम्परेचर कम हो गया, बहुत बड़ी बात। 15 फरवरी के बाद हमने फलदार पौधों के अंदर पानी नहीं देना किसी भी कीमत में, जब तक बाजरी के दाने जितना फ्रूट सेट नहीं। 15 फरवरी को किसान कई बार पानी दे नहीं पाते, नहर की कंडीशन है या इस तरह, उसके पानी आपने 15 लगभग 20-25 फरवरी के आसपास दिया तो उधर से फ्लावरिंग का टाइम हो गया। तो जितनी ज्यादा खेत में नमी रहेगी फ्लावरिंग आपकी आएगी नहीं, और आएगी वो ड्रॉप हो जाएगी। 15 फरवरी के बाद ये बिल्कुल ध्यान रखें भी पानी हमने जितना छोटा दाना बढ़ने तक पानी देना ही, लगभग 10 मार्च 15 मार्च। कई बार हम पानी भी लेट लगाते हैं, ऊपर से बरसात शुरू हो गई तो पूरा खेत आपका खाली रहेगा। नहीं वो नहीं करती जी, पहले ही बहुत पहले। अगर आप नमी ज्यादा है तो फूल आएंगे नहीं आपके, वो तो बाद की बात है। आपने पानी 20-25 फरवरी को लगाया, हाँ, तो टेम्परेचर को कम करने के लिए तो मल्चिंग कर रहे हैं जी। मैन हम बात कर रहे हैं भी 15 फरवरी एक बार फूल तो प्रॉपर तरीके से आने के बाद हम कैसे बचाते हैं वो बाद की बात है। जब आपने पानी 25 फरवरी के आसपास लगा दिया, कई बार पिछले 4-5 साल पहले ऊपर से बरसात शुरू हो गई तो फूल आएंगे नहीं, क्या करोगे आप? 1 साल की खेती आपकी खाली रहेगी। फूल उन दिनों में रेगुलर खेत में जाना है। आपको लगता है भी दिन का टेम्परेचर हाई होगा, जैसे ही बढ़ने लगता है तो दोनों चीज इकट्ठी आती है, एक तो सिट्रस सिल्ले का अटैक आता है और दूसरा फूल स्टार्ट हो जाता है। पहले तो हम सब जब बीमारी नहीं आती तो हम स्प्रे नहीं करते क्योंकि बीमारी नहीं है, और कई बार हम बाहर चले गए, टाइम नहीं मिला, जैसे ही टेम्परेचर हाई हुआ सिट्रस सिल्ले का अटैक 101% आता ही आता। तो उसका रोकने का एक ही तरीका है भी हम फूल स्टार्ट होने से 4 दिन पहले 5 दिन पहले रोज खेत का चक्कर लगाएं। हमें लगता है भी फूल स्टार्ट होने वाले हैं, उससे पहले 200 ग्राम एकतारा का 500 लीटर पानी में घोल बना के साथ में 100 ग्राम स्टिकर मिला के आप स्प्रे कर दो पहले, ताकि मकसद हमारा है भी 10 से 15 दिन निकल जाए, हमारे कोई बीमारी आए ना। अगर मान लो आपने स्प्रे भी करी और बीमारी आ भी गई, फिर उसको कंट्रोल करने का तरीका है भी डायरेक्ट प्लांट को हिट ना करे, ऊपर गन करके या दूर गन करके हल्के फुहारे से। मकसद हमारा है बीमारी को कंट्रोल करना और फूलों को बचाना। अगर आप हिट करके करोगे तो वो बीमारी से नहीं तो स्प्रे से चढ़ जाएंगे आपके। ये 2-3 चीजें ऐसी है भी 15 फरवरी से लेकर 10-20 मार्च का जो टाइम है वो बहुत ही किन्नू माल्टे के लिए इतना इंपॉर्टेंट है भी आप सोच नहीं सकते। इन दिनों में कोई भी गलती आपने पानी लगाने की कर दी, पहले स्प्रे नहीं करी, या फूल आए बीमारी आ गई तो प्रेशर से स्प्रे कर दी, तो आपका हर एंगल से नुकसान ही नुकसान। इसके बाद जैसे फ्रूट सेट हो जाता है थोड़ा सा, तो दुनिया भर की जो हमारी
सिस्टेमिक दवाइयां हैं उनका हम स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी सूंडी है तो वो स्प्रे कर सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरी डोज हमने डालनी है यूरिया की वो है 15 अप्रैल को। तो इस तरीके से हम इनके ऊपर ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं कि करें। और दूसरा, हमारे जितने एरिया की जमीनें हैं उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जीरो है, जैविक पदार्थ जिसको बोलते हैं। 2 साल पहले आपने पड़ोस में ये गांव है कुलार, आपने सुना होगा, वहां मेरे दोस्त है मनोज जी सरपंच जो मौके पे है, उनके खेत के अंदर बड़े बड़े पौधे सूखने लगे थे, फाइटोपतोरा भी था, सारा ही था। तो हमने सोलन के अंदर एक साइंटिस्ट है मेरे दोस्त है शिमला से आगे, उन्होंने 5 करोड़ रुपए की एक लेबोरेटरी बना रखी है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर पूरे हिंदुस्तान में ऐसी लेबोरेटरी नहीं हो। उनकी मोबाइल वैन भी है, वो पत्तों के, जड़ के, मिट्टी के, पानी के सारे टेस्ट ले जाके करते हैं। पूरा पैकेज अगर आप लोग कराना चाहते हो, भाई मैंने ये 2-2, 4-4 चीजें करानी है, अगर 50 फार्मर इकट्ठे हो जाते हो तो उनकी वैन आएगी आपके खेत में, नॉर्मल चार्जेस लेगी और वो वहां सोलन के अंदर ले जाकर आपको बता देंगे भी आपकी जमीन में क्या है क्या। तो जब उनके खेत की पौधे सूखे, सारा कुछ हुआ, डॉक्टर साहब आए, मैं वहीं था, वो सैंपल ले गए, जब रिपोर्ट आई फिर वो आए, फिर हम लोग इकट्ठे हुए। तो उन्होंने मनोज जी को ये कहा भी आपके खेत के अंदर इस साल खाद डालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इतनी पड़ी है, लेकिन पौधा ऑर्गेनिक मैटर जीरो होने की वजह से पौधा उस खाद को ले नहीं रहा। तो उन्होंने टेस्टिंग पे कोई 15-20 हजार रुपए लगाए, तो बोले जी आपकी 4-5 लाख रुपए की जो खाद पड़नी थी 200 एकड़ के अंदर, वो आपकी बच गई। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने का एक ही तरीका है हमारे पास कि ज्यादा से ज्यादा, चाहे आप हरी खाद खेत में यूज करो, ग्वार की बुआई करी, अंदर दबा दिया, उसको ढेंचा करते हो वो दबा दो, उसके बाद में जितनी आपकी सरसों की तूड़ी है, ग्वार का नीरा है, ये जितनी ज्यादा से ज्यादा जमीन में करके बुआई आप लोग करोगे तो पहले साल थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर आपका एक के लगभग हो जाएगा, 1 पॉइंट के आसपास, तो फिर क्या है, नीचे से पौधा खुराक लेनी शुरू कर देता है, फिर वो बीमारियों से भी दबता नहीं है। कोई छोटी मोटी जो भी बीमारी आएगी तो वो अपने आप क्या है, जब बीमारी नहीं होगा और बीमार होगा तो वो नॉर्मल स्प्रे से आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो इस चीज की भी और हमने स्पेशल आपने ध्यान देना है। इसके साथ साथ हम लोग मांगेना फार्म के अंदर बिना मिट्टी के सब्जियों की पौध भी तैयार करते हैं। आप लोग कोई लार्ज स्केल पर सब्जी की पौध तैयार कराना चाहता है तो बिना मिट्टी के बीज आपका होगा, जो हमारा नॉर्मल चार्जेज है, टेबल पे आप लोग बीज गिन के दे देते हो कि ये मेरे 10,000 बीज है, तो जो भी 2 रुपए 2.5 रुपए एक पौधे के हिसाब से वो जमा करा दो, तो 1 महीने बाद हम आपको ट्रे के अंदर पौधे तैयार करके दे देंगे। तो इसके बाद में एक आजकल कई किसानों ने अबोर साइड में लगा रखा है, डेजी संतरा भी आता है। ये यूएस का संतरा है, किन्नू से बड़ा है, लेकिन अभी तक मार्केट में पूरी तरह से स्टेब्लिश नहीं हो पाया, क्योंकि जितनी भी बार की वैरायटी है ना, इनमें जूस सूखने की बहुत बड़ी समस्या है। और स्पेशल डेजी के अंदर भी यही है भी आप 10 नवंबर के बाद अगर आप इसकी लेट हार्वेस्टिंग फ्रूट करते हो, 20 नवंबर हो जाता है, 15 हो जाता है, तो इसमें जूस सूखना शुरू हो जाता है। तो उन्हीं वैरायटियों का, सभी फ्रूट्स की मैंने जो वैरायटी बताई, उन्हीं वैरायटियों का लगाने का फायदा है, ताकि किसान को पूरे साल भर एक इनकम मिले, हम किसी एक वैरायटी के ऊपर डिपेंड ना रहे। अभी रिजकी और की मैं कुछ आपको फोटो भी दिखा देता है जी, खाना का बात करते हैं जैसे तो ये कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। देखा देखी ना करें, प्रैक्टिकल काम करें, महकमे के साथ जुड़ के काम करें। जहां भी कोई टूर होता है, सेमिनार होता है, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें सभी टाइप की जानकारी है वो मिल जाए। हमारे हरियाणा के अंदर तो क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अब जैसे हमारा मांगेड़ा तो हो गया, ये सिट्रस का सेंटर है, सारी सिट्रस की वैरायटी आप यहाँ देखोगे, कैसे ड्रिप चलती है, कोई खाल नहीं, सारी नई टेक्नोलॉजी आप देखोगे, कैसे बिना मिट्टी के सब्जी तैयार करते हैं। आप सरसा से आगे फतेहाबाद के अंदर निकलते हो तो वहां हमारा अमरूद का एक बहुत बड़ा सेंटर है 18 किले के अंदर, जिसमें 1 एकड़ में हमने 100 से लेके 2000 पौधे तक 1 एकड़ में लगा रखे। और अमरूद के अंदर भी इसकी एक अलग से कटाई होती है, जिस किसान के भी लगाए, जो भी ट्रेनिंग इसको चाहिए वो हम आपके खेत में आके दे देंगे भी आपने इस तरह से कटिंग करनी है ताकि आपका फ्रूट ज्यादा है। इसके बाद में हमारा लाडवा के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के अंदर एक फार्म है, सब ट्रॉपिकल फार्म,
जहाँ पे ये सारी वैरायटियाँ आम है, लीची है, टोटली सब ट्रॉपिकल फ्रूट की जितनी वैरायटी है वो वहाँ मिलती है। एक हमारी छोटी मधुमक्खियों का सेंटर है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड क्लास का सेंटर है, वो भी आप लोग जब भी डिपार्टमेंट आपको भ्रमण के ऊपर या टूर के ऊपर ले जाता है तो सारी हम आप देख के आओ, कुछ घर से निकलोगे जाओगे देखोगे तो पता लगेगा कि हम लोग कहाँ हैं और वो लोग कहाँ हैं, कैसे इनकम करते हैं, कितनी। एक किसान 2 लाख रुपए एकड़ कमा रहा है, एक हम 50,000 कमा रहे हैं, तो कहाँ गए पैसे, वो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अगर हम बराबरी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा